हाय बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री एडुकेटर शंभुनाथ पांडे। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात कैसे निकाला जा सकता है, ये भी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, और आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है बीपीएससी तैयारी फॉर टीचर भर्ती के एस्पायरेंट्स के लिए और साथ ही साथ क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। दिया हुआ है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में किए गए विद्युत विसर्जन से धनावेशित कणों की खोज हुई, जिन्हें कैनाल किरणें भी कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कैथोड किरण नलिका के बारे में, जिनमें इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, यूं कुछ ऐसे ड्राइंग था उसका, और इधर इलेक्ट्रोड लगे थे। ठीक है, ये एनोड था, ये कैथोड था। तो उन्हीं को परिवर्तित कर दिया गया, उसी कैथोड किरण नलिका को परिवर्तित कर दिया गया और उसमें विद्युत धारा को फिर से प्रवाहित कराया गया इलेक्ट्रोडों के माध्यम से। इन इलेक्ट्रोडों के माध्यम से विद्युत धारा की क्या कहा विसर्जन करवाई गई, उसमें प्रवाहित करवाई गई। तो एक नए कणों की खोज हुई, जिनको धनावेशित कण भी कहा जा सकता है, और इन्हें ही क्या कहा गया, कैनाल किरणें कहा गया। तो अब जो किरणें निकली, पिछली बार जो किरणें निकली थी उनको क्या कहा गया था, कैथोड किरणें कहा गया था। नया वाला जो ढांचा बना दिया गया था, परिवर्तन करके कैथोड किरण नलिका को पूरा तरह से परिवर्तित करके उसमें विद्युत विसर्जन जब इलेक्ट्रोडों के माध्यम से कराया गया, तो एक नए प्रकार की किरण की उत्पत्ति हुई, जिसे कैनाल किरणें कहा गया। पिछले वाले कैसे थे, माइनस थे, निगेटिव थे, ऋणात्मक थे, लेकिन इस बार वाले कैसे हुए, धनात्मक हुए, पॉजिटिव हुए। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया, कैनाल किरण। पिछले वाले को क्या कहा जाता, इलेक्ट्रॉन के टाइम में जो खोज हुआ था उसको कहा जाता था कैथोड किरण, और इसको क्या कहा गया, कैनाल किरण। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्या विकास हुए थे इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, कैथोड किरणों के विपरीत जो परिवर्तित कैथोड किरण नलिका थी, ठीक है, जिसमें कैनाल किरणें उत्पन्न हुई, कि कैनाल किरणें जिनमें उत्पन्न हुई, ये जो परिवर्तित कैथोड किरण नलिका थी, इसमें कैथोड किरणों के विपरीत धनावेशित कण का द्रव्यमान कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब पिछली बार में क्या था, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, तो उसमें जो द्रव्यमान था किसकी, कैथोड किरण की, वो उस कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैसों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती थी। गैसों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती थी जो मौजूद गैस थी किसमें, कैथोड किरण नलिका में। लेकिन अब जो खोज हुई कैनाल किरण की, जिसमें धनावेशित कण का उत्पत्ति हुआ, तो इसमें आपका अलग चीजें हो गई। और अब क्या हुआ कि जो गैस की प्रकृति थी, जो उस कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति थी, उस पर ये कैनाल किरणों की द्रव्यमान है वो निर्भर करने लगी। मतलब धनावेशित कण का जो द्रव्यमान है, ये कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करने लगी। यही बस बताना है। ये साधारण धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। अब ये जो होते हैं, ये धनावेशित आयन होते हैं। ऐसी कुछ कैथोड किरण नलिका होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपका इधर और इधर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक है, यूं इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, तो पिछले वाले में क्या होता था कि जो किरणें चलती थी, कैथोड किरणें, वो इधर से इधर जाती थी। ग्रीन कलर से मैं दिखा देता हूँ, ये इधर से इधर जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो है ये किरणें इधर से इधर जा रही हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही हैं। यानी कि ये जो किरणें हैं वो कैसे हैं, धन आवेशित हैं, प्लस चार्ज है। साथ ही साथ ये जो किरणें हैं, इनका जो द्रव्यमान है वो निर्भर किस पे कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है इस जो कैथोड किरण नलिका में थोड़ी मात्रा में गैस है उस पर। मतलब अगर आप हाइड्रोजन गैस इसमें भरे हैं, तो यहाँ से जो किरण जा रही है कैनाल किरण, उसकी द्रव्यमान कुछ और होगा।
और अगर आपने यहाँ हीलियम गैस भरा है तो उस टाइम पे उसका द्रव्यमान कुछ और होगा, और आपने अगर आर्गन गैस भरा है तो उस टाइम पे उसका जो द्रव्यमान है कुछ और होगा। ठीक है, किसका, कैनाल के रंग का। तो अब जो है यहाँ परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को समझनी चाहिए। अब द्रव्यमान जो है वो निर्भर कर रहा है किस पर, गैस की प्रकृति पर। गैस कैसी है इस पे डिपेंड कर रहा है इसकी, कैनाल के रंग की, जो धनावेशित कण है उसकी द्रव्यमान। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम लोग देखते हैं दूसरी कि कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है। मतलब कणों पर क्या आवेश रहेगी, ठीक है, इन कणों पर क्या आवेश रहेगी वो, और साथ ही साथ उस कण का क्या द्रव्यमान रहेगा, ये किस पर निर्भर करता है, ये आपका निर्भर करता है उस गैस पर जो गैस उसमें है, किसमें, कैथोड किरण नलिका में। ठीक है, तीसरा है कुछ धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं। मतलब कुछ धनावेशित कण जो होते हैं वो विद्युत आवेश जो होता है, ठीक है, विद्युत आवेश जो होता है उसके मूल इकाई के गुणक होते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों में इन कणों का व्यवहार इलेक्ट्रॉन अथवा कैथोड किरण द्वारा प्रेक्षित व्यवहार के विपरीत है। मैंने बताया था कि ऐसे यहां से सीधी दिशा में जो है जा रहा है क्या, आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये हो सकता है कि इधर जाने लगे, और अगर आप चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, तो वैसे केस में क्या हो सकता है कि ये यहाँ आने लगे। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या कर रहा है, आपका सी पॉइंट पे आने लगे। कब हो रहा था, जब इलेक्ट्रॉन जा रहा था। लेकिन जब यहीं पे हम लोग क्या लिए, कैनाल किरण लिए, यानी कि धनावेशित कण जब लिए, धनावेशित कण, धनावेशित धनावेशित कण जब लिए, धनावेशित कण, तो क्या हुआ, इसके उलट हो गया। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगाते हैं, जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इधर न जा करके इधर आने लगा, विद्युत क्षेत्र लगाने पर इधर आने लगा, और चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर इधर आने लगा। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन के केस में उल्टा होता था। जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता था तो ए पॉइंट पे जाता था इलेक्ट्रॉन, और जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता था तो सी पॉइंट पे जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब धनावेशित कणों के केस में क्या हो रहा है कि अब जो है ये धनावेशित कण जब आप विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं तो पॉइंट सी पर जा रहा है, और जब आप चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं तो पॉइंट ए पर जा रहा है, मतलब उल्टा हो गया। तो यही चीज वहां समझा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि सबसे छोटा हल्का धन आयन हाइड्रोजन से प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। मतलब सबसे छोटा और सबसे हल्का जो धन आयन है, यानी कि इसको और क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन, इसी को कहते हैं प्रोटॉन। तो ये जो प्राप्त होता है हाइड्रोजन से होता है। सबसे छोटा और हल्का धन आयन इससे प्राप्त होता है हाइड्रोजन से, उसे ही क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन में हम लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन में हम लोग क्या पढ़े हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। अगर आप क्या करते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों, प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन तो पर प्लस चार्ज होता है ना, तो प्लस, तो ये क्या हो गया, आपका एक प्रोटॉन हो गया। तो हाइड्रोजन गैस से जो सबसे हल्का और छोटा धन आयन प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इस धनावेशित कण का पृथक्करण और इसके लक्षण की पुष्टि 1919 में हुई थी। मतलब इस धनावेशित कण का पृथक्करण, अलग अलग करना, और इसका लक्षण क्या क्या है, ठीक है, ये कब पता हुई और कब पता चला, तो 1919 में पता चला। ठीक है, बाद में परमाणु में एक विद्युत उदासीन कण की आवश्यकता महसूस हुई। बाद में चल के क्या हमें महसूस हुई, एक विद्युत उदासीन कण की भी जो है मौजूदगी हमें परमाणु में चाहिए था। मतलब कोई चीज घट रहा था। आप ध्यान दीजिए, मैं जो समझा रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए कि एक परमाणु है,
ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है और क्या हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, और हमें पता है कि न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन मान लीजिए यहाँ हम नहीं जानते कि न्यूट्रॉन होता है कि नहीं होता। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जान गए, अब हम लोग जान गए इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद और प्रोटॉन के खोज के बाद कि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 10 पे पावर 31 केजी ऐसा होता है। हमें यहाँ ये भी पता है कि प्रोटॉन पे भी कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान और साथ में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या आना चाहिए, परमाणु का द्रव्यमान आना चाहिए। लेकिन जब हम लोग परमाणु के द्रव्यमान में से ये प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ करके घटाते हैं तो क्या होता है, कुछ और भी आता है द्रव्यमान। मतलब कि ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जोड़ने के बाद वो पूरा का पूरा परमाणु के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता, कम होता है। मतलब परमाणु में कोई और भी चीज है जो हमें पता नहीं है, तो क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो उसकी यहाँ से पता चला कि कोई और भी चीज है और उसकी खोज शुरू हुई, ठीक है। परमाणु मॉडल से क्या क्या चीजें पता चली, तो परमाणु मॉडल के बारे में देखते हैं। पूर्व भागों में बताए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों से यह ज्ञात हुआ कि डाल्टन का विभाज्य परमाणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों वाले अवपरमाणु कण होते हैं। मतलब पीछे जो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं उन भागों को पढ़ने के बाद हमें पता चला, इन प्रेक्षणों से पता चला कि डाल्टन ने जो बताया था कि एक अविभाज्य कण होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु, उसका और विखंडन नहीं किया जा सकता। ये किसने बोला था, डाल्टन ने। लेकिन उसका हमने विखंडन किया और उसमें और चीजें प्राप्त हुई हमें। क्या क्या, एक तो धनात्मक कण प्राप्त हुआ, एक ऋणात्मक कण प्राप्त हुआ जो परमाणु के भाग थे, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता चली कब, जब इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का खोज किए तो। अब आगे देखते हैं। अपर्माणविक कणों की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने निम्नलिखित मुख्य समस्याएं थी। अब ये जब खोज हो गई इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन की, तो अब क्या था, वैज्ञानिकों के सामने एक नया समस्या आ गया। वो क्या था कि परमाणु का स्थायित्व का स्पष्टीकरण। परमाणु अस्थायी कैसे रहता है, परमाणु ये मतलब खत्म क्यों नहीं हो जाता। जैसे देखिए, अगर प्लस यहाँ है और यहाँ माइनस है और दोनों एक ही परमाणु में है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच लेंगे और खींचने के बाद क्या, उदासीन होकर खत्म हो जाएंगे। मतलब कि परमाणु बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी परमाणु रहता है, तो कोई उसका तरीका होगा कैसे रहता है। तो उसी चीजों को समझाने की जो है जिम्मेदारी किन पे आ गई, वैज्ञानिकों पे आ गई। देखिए, तत्वों के गुणों यानी भौतिक और रासायनिक व्यवहार की तुलना। अब वैज्ञानिकों पे एक और चीज आ गई थी जिम्मेदारी कि तत्वों के गुणों का उनको बताना पड़ेगा भौतिक और रासायनिक व्यवहार। मतलब देखिए, तत्व जो होते हैं क्या क्या, हाइड्रोजन होते हैं, हीलियम होते हैं, ये सब होते हैं ना। तो इनके गुणों का, ठीक है, तुलना करना वैज्ञानिकों के कंधों पे जिम्मेदारी आ गई थी। और उनके गुण उनके कौन कौन से हो सकते हैं, ये या तो भौतिक हो सकते हैं या रासायनिक हो सकते हैं। तो अब क्या था कि तत्वों का जो गुण है उनका भी अवलोकन करके उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना, विवरण देना, जानकारी देना, ये वैज्ञानिकों के कंधों पे जिम्मेदारी आ गई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद और क्या चीजें उन पे आ गई, तो इसके बाद उनके कंधे पे एक और बीमारी आ गई, और वो आ गई विभिन्न परमाणुओं के संयोजन से विभिन्न प्रकार के अणुओं के बनने की व्याख्या। अरे ये तो चीजें हमें अभी पता चल रही है, लेकिन पहले से ही पता था कि H2O जो होता है वो पानी होता है। मतलब पानी में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। भैया होता तो है, लेकिन ये कैसे होता है, हाइड्रोजन क्यों जुड़ा रहता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये भी जिम्मेदारी आ गई साइंटिस्टों के, वैज्ञानिकों के कंधे पर। इसके अलावा एक और चीजें आ गई कब, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज हो गया तब। इनमें एक और चौथी चीज थी जो वैज्ञानिकों के कंधे पर जिम्मेदारी के रूप में आई थी। वो क्या थी, परमाणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित विशिष्ट विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति तथा प्रकृति को समझना। मतलब परमाणु जो होते हैं
ठीक है, वो क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं किसको, विद्युत चुंबकीय विकिरण को। सूरज का प्रकाश भी क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो उसको अवशोषित कर लेते हैं वो। कभी कभी क्या करते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि परमाणुओं में से विकिरण निकलता है, विद्युत चुंबकीय किरणें निकलती हैं, और कभी कभी क्या होता है, परमाणु जो है विद्युत चुंबकीय किरणों को अवशोषित करता है, अपने अंदर समा लेता है। तो इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों की क्या उत्पत्ति और प्रकृति को भी समझना वैज्ञानिकों की टेंशन हो गई थी, वैज्ञानिकों के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई थी। तो ये सारे प्रॉब्लम यहां से निकल के आई जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। और आगे देखते हैं, तीन आवेशित कणों के परमाणुओं में वितरण की व्याख्या करने के लिए विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए गए। तो क्या हुआ कि जब ये कण, आवेशित कण, क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन खोज किए गए, तो परमाणुओं में ये कहाँ होते हैं, कहाँ प्रोटॉन होता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी एक झंझट समझाने की जिम्मेदारी जो थी वो किस पे आ गई, वैज्ञानिकों पे आ गई। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परमाणु के मॉडल बताए कि परमाणु ऐसा होता है, वैसा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, प्रोटॉन वहां होता है। वो क्या क्या था उसके बारे में हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, यद्यपि इनमें से हर मॉडल द्वारा कणों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जाती, लेकिन जो भी उस टाइम पे परमाणु मॉडल बताए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, उनमें से कोई भी मॉडल इन कणों का अस्थायित्व के बारे में व्याख्या नहीं कर पाया कि कैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु में अस्थायी तरीके से रह लेते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक मॉडल जे थॉमसन द्वारा भी दिया गया और दूसरा जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया, जिनका जानकारी हम लोग अगले क्लास में लेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं एंड करेंगे हम। ठीक है, इस चैनल को जो आपका है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। तो बाय, हैव अ नाइस डे।